नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 63 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 63 को। यह आपकी 11 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 4th चैप्टर क्लाइमेट जलवायु को पढ़ना जारी रखेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था शीत ऋतु के बारे में, यानी कि हम 4 प्रमुख ऋतुओं के बारे में एक एक करके हम अगली कुछ वर्कशीट तक कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने शीत ऋतु के बारे में समझा था कि शीत ऋतु एक शुष्क और ठंडा मौसम होता है जिसमें टेम्परेचर उत्तरी भारत की बात करें तो काफ़ी नीचे चला जाता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं और इस मौसम में बारिश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है, तमिलनाडु है, वहाँ झमाझम बारिश होती है। जबकि उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आज की इस वर्कशीट में हम एक और ऋतु की बात करेंगे, वो है हमारी ग्रीष्म ऋतु। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। ग्रीष्म ऋतु की बात अगर की जाए तो सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय तापपट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। यानी कि जो जैसा हमने 6th 7th क्लास में आपने पढ़ा है कि जो सूर्य है उसके उत्तर की तरफ खिसकने के कारण ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर शीत ऋतु की शुरुआत हो रही होती है। भारत की अगर बात करें तो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्च से मई तक ही रहेगी। क्या जून में ग्रीष्म ऋतु गायब हो जाती है? दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु है मार्च से मई तक रहती है। उत्तर भारत की बात करें तो ये जून तक रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में मई के बाद यानी कि जून का जो पहला वीक होता है, फर्स्ट जो वीक होता है, उसमें वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है, मानसून पहुंच जाता है वहां पर। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, जैसे दिल्ली की बात करें या पश्चिमी यूपी की बात करें, पंजाब हरियाणा, तो यहाँ पे जुलाई के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में, या फिर जो लास्ट वीक होता है जून का, वहां तक पहुंच पाता है। यानी कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु थोड़ी ज्यादा लंबी होती है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मार्च की अगर बात की जाए तो दक्कन के पठार में टेम्परेचर एकदम से ऊपर की तरफ चला जाता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का जो टेम्परेचर है वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। 20 अप्रैल के बाद टेम्परेचर वो तेजी से ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। मई में बात करें तो देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान है वो सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। उत्तर पश्चिमी भारत की अगर बात करें तो उसमें हमारा दिल्ली भी आ जाएगा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आ जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इससे ऊपर भी चला जाता है। मई की बात करें तो मई में 47, 48, 49 और राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जो जिले हैं वहाँ पर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के को भी टच कर लेता है। यानी कि धीरे धीरे मार्च से टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू करता है, अप्रैल में, और फिर मई में सबसे ज़्यादा होता है। जून में भी, हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो जून में भी उतनी ही भयंकर गर्मी होती है। प्रायद्वीपीय भारत में टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम रहता है। यानी प्रायद्वीपीय भारत कौन सा, ये हम अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। अब प्रायद्वीप क्या होता है? वो भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये क्योंकि तीन ओर से पानी से घिरा है तो इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय भारत। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है ना तो जल्दी गर्म होता ना ही जल्दी ठंडा होता है। ओके, इसलिए वहां पर समुद्र का प्रभाव रहता है और समुद्र से आने वाली जो समुद्र समीर है वो भी टेम्परेचर को कम बनाए रखती है। तो इसलिए वहां पर टेम्परेचर है गर्मियों में भी उतना ज़्यादा नहीं जाता। अगर हम तटीय इलाकों की बात करें, ये तो बात हुई आंतरिक इलाकों की। तटीय इलाकों की बात करें तो वहाँ तो सम जलवायु रहती है। यानी वर्ष भर जो टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 26-28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी उससे ना नीचे जाता ना ही ऊपर जाता, सुहाना मौसम रहता है पूरे वर्ष भर। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर के पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना, छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पे कम दाब का एक लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कम दाब का क्षेत्र क्या होता है कि लो एयर प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाती है। इसका सीधा किससे लेना देना होता है? टेम्परेचर से लेना देना होता है। यानी टेम्परेचर है वो अगर हाई जाएगा तो एयर प्रेशर है वो लो हो जाएगा। ठीक, और इसी के कारण मानसून आता है अपने यहाँ पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कम वायुदाब का क्षेत्र वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है और फिर पवनें शुरू हो जाती है उच्च वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ, यानी कि समुद्र से स्थल की तरफ, और उनमें नमी होती है, वही बारिश करती है। तो मई में हमारे यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है वो उत्तर पश्चिम में थार के मरुस्थल से लेकर के यहाँ पटना, छोटा नागपुर के पठार तक ये बन जाता है, एक बेल्ट डेवलप हो जाती है जो कि मानसून के आगमन के लिए एक आवश्यक दशा होती है। इसके साथ साथ एक और विशेषता होती है ग्रीष्म काल की। उत्तर पश्चिमी भारत की अगर बात करें तो वो है लू। लू क्या है? ये ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण होता है। ये धूल भरी
गर्म और शुष्क पवनें होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि धूल भरी हो, लेकिन गर्म और शुष्क पवनें होती है जो दिन के समय में भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाके यानी कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, मध्य प्रदेश का कुछ भाग है वहाँ पर चलती है और झुलसा देने वाली गर्मी होती है। यानी टेम्परेचर एकदम लगभग 11 बजे के आसपास से शुरुआत हो जाती है और 4-5 बजे तक ये चलती रहती है। टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, सब कुछ झुलसा झुलसा सा नजर आता है, तो ये लू है। तो लू क्या है? लू ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क पवनों को बोलते हैं। और जब ये लू आती है तो इससे टेम्परेचर एकदम से ऊपर की तरफ चला जाता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां भी आती है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि धूल भरी वो आंधी आती है। इससे अस्थायी तौर पर आराम मिलता है। क्यों मिलता है? एक तो इससे तापमान कम हो जाता है। जब ये धूल भरी आंधी आती है, तापमान का लेना देना क्या है कि इससे धूल छा जाती है तो सूर्य की धूप है वो सीधी डायरेक्ट नीचे तक नहीं पहुंच पाती, तो कई बार उससे राहत मिलती है। दूसरा, इसके साथ साथ कई बार ठंडी समीर पवनें भी आती है और हल्की वर्षा भी हो जाती है, तो इससे अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर लू से या गर्मी से राहत मिलती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ये जो धूल भरी हम बात कर रहे थे, आंधियों की बात कर रहे थे, उत्तर पश्चिमी भारत की बात थी। इसी तरीके से जब मॉनसून आने वाला होता है उससे पहले बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल है, असम है, वहाँ पर बारिश होती है, प्री मॉनसून शॉवर्स जिनको बोल सकते हैं, उनको वहाँ पर काल वैशाखी बोला जाता है। काल वैशाखी क्यों? क्योंकि वो वैशाख के महीने में आती है, लगभग मई के आसपास आती है, तो उनको वहाँ पर बोला जाता है काल वैशाखी। और इसका काल वैशाखी समझ में आ गया। काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरे जोर शोर के साथ, बाजे गाजे के साथ आती है, काफ़ी तेज़ तूफानी टाइप की बारिश होती है, इसलिए इसे काल वैशाखी कहा जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनेगा, काल वैशाखी क्या होती है? कि मानसून के आगमन से पूर्व पश्चिम बंगाल और असम में आने वाली जो तूफानी बारिश है उसको काल वैशाखी कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और विशेषता होती है, वो है आमर वर्षा। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। ओके, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में है और मानसून से पहले है। ठीक, वहां पर पूर्व मानसूनी बारिश होती है, प्री मानसून शॉवर्स होते हैं। इससे आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आमर वर्षा या मैंगो शॉवर भी बोला जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रीष्म ऋतु। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में बेहद आसान से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, लू को परिभाषित कीजिए। हमें बताना कि ये लू होती क्या है। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क पवनों को लू कहते हैं। बस इतना सिंपल सा बताना है। कहाँ चलती है? ये चलती है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में। कब चलती है? ग्रीष्म ऋतु में चलती है। कैसी होती है? गर्म और शुष्क पवनें होती है। ठीक, उन्हीं को लू बोलते हैं। आगे लिखना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो कि इससे तापमान में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा प्रश्न दिया गया कि ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां किस प्रकार आराम पहुंचाती है, ये हमें बताना है। तो ग्रीष्म काल में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां तापमान को कम कर देती है, पहली चीज। साथ साथ अपने साथ ये ठंडी समीर और हल्की वर्षा लाती है। इससे अस्थायी आराम मिलता है, यानी कि टेम्परेचर एक बार कम हो जाता है। तो अस्थायी तौर पे, हालांकि ऐसा नहीं कि लंबे समय तक रहता है, 1 या 2 दिन तक ही राहत मिलती है, उसके बाद दोबारा से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय भारत का तापमान कम क्यों रहता है, ये हमें बताना है। तो ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र के प्रभाव के कारण तापमान हमेशा कम रहता है, यानी कि समुद्र का प्रभाव है, इसके कारण वहाँ पर टेम्परेचर उतना ऊंचा नहीं जाता जितना कि उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिमी भारत में जाता है। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ हमारे क्वेश्चन है, ये फिलअप्स रहेंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है हमारे। चौथा प्रश्न दिया गया, रिक्त स्थान दिया गया कि पश्चिम बंगाल में मई में आने वाला तूफान है, उसको क्या कहेंगे? उसको काल वैशाखी कहेंगे। क्या कहेंगे? काल वैशाखी। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न दिया गया, ये भी हमारा फिलअप्स रहेगा, रिक्त स्थान भरिए। तो आमर वर्षा देश रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। ओके, तो ये कर्नाटक और केरल में होती है, पूर्व मानसूनी वर्षा होती है कर्नाटक और केरल में, उसको आमर वर्षा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके कारण आम की फसल है वो जल्दी पक जाती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मैटर करते हैं, बूस्ट करते हैं, बूस्टर डोज होती है ना, वो बूस्टर डोज होते हैं। कल एक बच्चे का बड़ा प्यारा सा कमेंट था कि सर आपको कोल्ड हो रखा है। तो वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जब आप ध्यान रखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हम एफर्ट्स करें यहाँ पे, अगर तबीयत जैसी भी है, लेकिन उस चीज़ को अगर आप फील करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।